नमस्कार। असली भारत लाइव में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं देश में उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर चल रही गतिविधियों पर। असली भारत लाइव ने दक्षिण भारत का दौरा किया, आंध्र प्रदेश का दौरा किया, तेलंगाना का दौरा किया और दक्षिणी भारत के लोगों का मन टटोलने का प्रयास किया। यह चुनाव दक्षिण भारत पर केंद्रित हो गया है। सरकारी पक्ष ने, एनडीए ने एक पूर्व स्वयंसेवक पर और एक राज्यपाल पर भरोसा जताया है। राधाकृष्णन बहुत काबिल उम्मीदवार हैं, बहुत समर्पित नेता रहे हैं और तमिलनाडु में उनकी सामंजस्य स्थापित करने वाले नेता के रूप में एक बहुत अच्छी पहचान रही है। वे निश्चित रूप से बहुत बेहतर प्रत्याशी हैं, लेकिन भाजपा ने उन्हें केवल इसी कारण से नहीं चुना है। उसके क्या कारण है, यह हम विस्तार से बताएंगे। दक्षिण भारत के लोगों का मन क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। दक्षिण भारत में इस समय क्या माहौल है, इसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इंडिया ब्लॉक ने रेड्डी साहब का नाम, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज हैं, उनका नाम उपराष्ट्रपति के लिए सामने लाकर इस संघर्ष को, इस चुनाव को बहुत ही रोचक बना दिया है। क्या होगा, क्या नहीं होगा, इस पर बात करेंगे। पहले देखते हैं कि लोकसभा का गणित क्या है। राजनीतिक रूप से देखें तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं और उस लिहाज से संख्या बल में सरकारी पक्ष भारी लगता है। क्या है आंकड़े उसमें? बिल्कुल आपने सही कहा। इंडिया गठबंधन ने नहले पे दहले जैसी चाल चली है। जिस तरह बीजेपी ने राधाकृष्णन जी को मैदान में उतारकर तमिलनाडु में इंडिया गठबंधन में सेंधमारी का प्रयास किया है, उसी तरह सुदर्शन रेड्डी साहब को मैदान में उतारकर कांग्रेस या इंडिया गठबंधन ने आंध्र प्रदेश में एनडीए में फूट डालने का प्रयास कह सकते हैं हम उसको। आपने सही कहा, बिल्कुल यह चुनाव दक्षिण भारत पर केंद्रित हो चुका है। अगर हम गणित पर नजर डालें, उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मतदान करते हैं। अगर गणित पे नजर डालें तो 543 सदस्य लोकसभा के हैं और 245 सदस्य राज्यसभा में हैं। टोटल 778 सदस्य हैं, लेकिन राज्यसभा में 6 सीट रिक्त होने की वजह से कुल 782 वोट ही वैलिड है। किसी भी प्रत्याशी को जीतने के लिए 292 वोटों की जरूरत होगी। अगर दोनों सदनों में पार्टियों की स्थिति पे अगर नजर डालें, पहले बात करेंगे हम राज्यसभा की। राज्यसभा में बीजेपी के 102 और कांग्रेस के 27 सदस्य हैं। अगर इसको गठबंधन के रूप में देखेंगे तो राज्यसभा में एनडीए के करीब 130 से 32 सदस्य हैं। वहीं इंडिया गठबंधन की अगर देखें तो इस कांग्रेस के 27 मिलाकर कुल 110 के करीब सदस्य होते हैं। इस चुनाव में एक दिलचस्प इससे पहले हम लोकसभा की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा की अगर हम बात करें तो लोकसभा में कुल 543 सदस्य हैं, जिसमें गठबंधन पे आते हैं।
गठबंधन में एनडीए के पास 293 सदस्य हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के पास 234 सदस्य हैं। गणित के हिसाब से एनडीए भारी पड़ रहा है, लेकिन इस पूरे 742 वोटों में 133 वोट ऐसे हैं जिनके इधर उधर जाने की संभावना हो जाती है। ये आपने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि 135 वोट ऐसे हैं जो इधर उधर जा सकते हैं, यानी वोटों का बंटवारा हो सकता है, क्रॉस वोटिंग हो सकती है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे ये करनी है पाठकों से, दर्शकों से, कि इस चुनाव ने पैंच से पैंच लड़ा दिया है। इसमें मोदी सरकार डगमगा भी सकती है। कारण यह है कि रेड्डी जो इस सरकार को समर्थन दे रहे हैं आंध्र प्रदेश के, उनके सामने धर्म संकट पैदा हो गया है कि वो आंध्र प्रदेश के प्रत्याशी, आंध्र प्रदेश की भावनाएं इससे आहत हो रही है। अगर वो आंध्र प्रदेश की भावनाओं पर बहे और उन्होंने जस्टिस रेड्डी के पक्ष में जाने का फैसला किया, तो ये संदेश जाएगा कि एनडीए में फूट पड़ गई है। और ये बात आपने बिल्कुल सही कही। खास तौर से राज्यसभा में अगर नजर डालें अगर रेड्डी साहब के समर्थन में आंध्र प्रदेश की राजनीति आती है, राजनीति या ये कह सकते हैं कि टीडीपी वगैरह अगर अपने नेताओं के समर्थन करते हैं, तो भाजपा इंडिया गठबंधन को 13 वोटों का नुकसान हो सकता है सर। इसमें टीडीपी के राज्यसभा के 2 सदस्य हैं, वाईएसआरसीपी के 7 सदस्य हैं और बीआरएस के 4 सदस्य हैं। तो ये गणित है। लेकिन जो राजनीतिक स्थिति है उसमें जो हमने दक्षिण का दौरा किया, उसमें हमें ये लगा कि दक्षिण भारत बहुत खुश है। खास तौर से तमिलनाडु में इस समय बहुत जश्न का माहौल है, क्योंकि तमिलनाडु का आज तक कोई भी ऐसा बड़े पद पर, संवैधानिक पद पर कोई व्यक्ति पहुंचा नहीं है। और ये पहली दफा होगा कि जब राधाकृष्णन देश के उपराष्ट्रपति की कुर्सी पर होंगे, ऐसा तमिलनाडु के लोगों को भरोसा है। लेकिन द्रमुक की जो राजनीति है उसके लिए भी वहाँ वही संकट है। हालांकि द्रमुक के लोगों से जो बात हुई है उससे लगता है कि वो इंडिया ब्लॉक का साथ नहीं छोड़ने वाले हैं, लेकिन फिर भी द्रमुक की भावनाएं द्रमुक के कैंडिडेट के साथ हो सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरा पक्ष ये है कि दक्षिण भारत में सिमटती इस राजनीतिक लड़ाई ने उत्तर भारत में एक अजीब तरह की खामोशी ला दी है। खास तौर से लखनऊ इस समय बड़े उहापोह की बड़ी अजीब सी स्थिति में है। इस चुनाव से पहले माना ही जा रहा था कि राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी होंगे, और ऐसे संकेत कई सोर्सों से मिले थे, कई स्रोतों से मिले थे। लखनऊ में खास तौर से जश्न का माहौल उस समय था जब शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष में गए थे। शुभांशु यहाँ के हैं, राजनाथ सिंह यहाँ के हैं। राजनाथ सिंह के हजारों लाखों समर्थक आज निराश हैं, क्योंकि उनको लगता है कि राजनाथ सिंह को अब कुछ नहीं मिलने वाला है। राजनाथ सिंह को कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात का सवाल है, लेकिन असली सवाल ये है कि राजनाथ सिंह ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है। हमें दक्षिण भारत और खास तौर से तेलंगाना में ये जानकारी हासिल हुई कि दरअसल इन प्रत्याशियों को चुनने में राजनाथ सिंह की बड़ी भूमिका है। राजनाथ सिंह ने बहुत समन्वय से काम लिया है। राजनाथ सिंह ने वो करिश्मा इस समय करके दिखाया है जो प्रणब मुखर्जी के टाइम में कांग्रेस ने किया था। राजनाथ सिंह के चुने हुए प्रत्याशी को हराना इस समय असंभव लग रहा है। राजनाथ सिंह ने इस लड़ाई को द्रमुक की भावनाओं से जोड़ के, मद्रास से जोड़ के बहुत दिलचस्प मोड़ ले लिया है। अब देखना यह है कि आंध्र प्रदेश इसमें क्या रिएक्ट करता है। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, आंध्र प्रदेश के साथ साथ आप उड़ीसा में बीजू जनता दल को देख लिए। हाँ। उसकी भी भूमिका इसमें हो सकती है, क्योंकि बीजू जनता दल खास तौर से एनडीए से नाराज है, तो वो हो सकता है कि इंडिया गठबंधन की तरफ आ सकता है। तो कई ऐसे छोटे छोटे दल हैं जिनकी इस चुनाव में भूमिका बहुत अहम होगी। वो अब देखने लायक होगा कि वो किधर जाते हैं। अभी वक्त है, राजनीतिक भूमिका पर अभी स्थिति साफ नहीं हुई है, अभी खाली उहापोह की स्थिति है। बहरहाल सरकार में हलचल है, राजनीति में बहुत हलचल है, खास तौर से ये जानते हुए कि
रेड्डी जो है उनका रुख क्या होगा, आंध्र प्रदेश की भावनाओं का रुख क्या होगा, इस पर बहुत कुछ दारोमदार टिका हुआ है। और कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, यूपी के बारे में मैं कहना चाहूंगा, यूपी की स्थिति अस्पष्ट है सर। यूपी में लड़ाई बस इंडिया वर्सेस एनडीए है जी। यूपी में क्रॉस वोटिंग की संभावना बहुत कम हो जाती है जी, क्योंकि यहाँ की तस्वीरें एकदम साफ हैं। ये साफ है कि यूपी में समाजवादी पार्टी है और जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टी है, इंडिया ब्लॉक की पार्टी, वो एकजुट हैं और उनका वोट कहीं नहीं कटने वाला है, ये बात साफ है। आज के लिए हम चाहेंगे कि इतना ही हो, क्योंकि इस पर फिर लंबी बहस अभी होगी और बहुत सी बातें हैं, ये बातें अभी विस्तार से सामने आएंगी। आप इस चैनल से, हमारे इस चैनल से जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, हम इसके लिए आपके आभारी हैं। इसको लोगों तक पहुंचाइए और इस तरह की स्वस्थ और सकारात्मक बहसें सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों को बताइए। धन्यवाद।